खालिद साहब, आप भी नेशनल फोरम्स पर जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आपका काउंटर पार्ट इस तरह देखकर अपने गेस्ट स्पीकर को दुम दबाकर भाग जाए तो क्या तासुर पड़ता है उस वक्त कम्युनिटी के ऊपर जो वहां पर उन्हें सुनने के लिए आए होते हैं? देखिए मुनीज़ा, इस तरह के फोरम में एक तो डेकरम होता है कि जब आपने कमिटमेंट की होती है तो इररिस्पेक्टिव, अनलेस को खुदा ना खास्ता ऐसी अनअवॉइडेबल कोई इमरजेंसी ना क्रिएट हो, और वो तो ज़ाहिर है सारे स्पीकर्स की तो नहीं होती, तो आप विड्रॉ नहीं करते। मैं फरवरी में इनवाइटेड था गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन में एज अ स्पीकर। तो मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो म्यूजियम इंडिया का ज़ाहिर है गांधी के नाम से है, और मैं एज अ पाकिस्तानी एयरफोर्स फॉर्मर एयर कमोडोर एंड फॉर्मर फाइटर पायलट, मैंने जाकर वहाँ स्पीच की थी। आई ओ ग्रेटफुल जेस्चर टू देम। दुनिया ये करती है, यानी यहाँ भी लर्निंग पेडेस्टल्स होते हैं, वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपने आके एथिकली कंटेस्ट करना होता है, आर्गुमेंट से लोगों को कन्विंस करना होता है। ये ऑक्सफोर्ड यूनियन बुनियादी तौर पर ऑर्गेनाइज करती है जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, ज़ाहिर है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके, मैं भी विजिट किया हुआ है वैसे ऑक्सफोर्ड को, तो वहाँ पे ये यूनियन के ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट डिबेट्स को, हेल्दी डिस्कशन जिसको कहते हैं, यानी आप लर्निंग करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। मैं हवाई में एक 4 महीने का कोर्स किया था, इंडियन भी थे, मैं भी था। वो अपना आर्गुमेंट देते थे कश्मीर पर, हम अपना आर्गुमेंट देते थे। ऑडियंस या दूसरे लोग जो उनके जनरल फोर्सेस के लोग थे, रिटायर्ड होते थे, गेस्ट आते थे बहुत बड़े बड़े, मैं उस जमाने में लॉजिकल रिस्पेक्टफुली बात करते थे और लोगों को पता होता था कि ये क्या इशू है। अब ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सी बात है कि आपने कमिटमेंट दी हो और लास्ट मिनट पर बैकआउट कर जाएं। जाहिर है उधर से नो लेस देन एक फॉर्मर उनके मिनिस्टर थे, उनके फॉर्मर आर्मी चीफ थे, जिसका नरवाना, मैं कह रहा हूँ MM नरवाना थे, उनके राजस्थान के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, जो पायलट जिनकी आप बात करें सचिन पायलट, वो आखिर में बैकआउट कर दे। इतने सीनियर ओहदेदार बैकआउट करना बड़ी अनयूजुअल बात है। हमारी तरफ से बड़े सीनियर लोग थे, ज़ाहिर है कोई कंपैटिबिलिटी ना हो तो फिर फायदा कोई नहीं है। लेकिन एक मुनीज़, मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बात बताता चलो, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि वो बैकआउट किए हैं, शायद वो मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा उसको। ये 2024 में इसी यूनियन ने, ऑक्सफोर्ड यूनियन ने एक और डिबेट की थी ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। तो जाहिर है उनकी प्रोगेटिव होता है, जो होस्ट प्लान करता है कि किस किस को इनवाइट करना है। तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इंडियन स्टूडेंट्स ने की थी कि आपने न्यूट्रल लोग क्यों बुलाए हैं, यानी सारे इंडिया से आने चाहिए थे। तो उस वक्त भी बड़े हंगामे हुए थे और ये डिबेट उस वक्त भी कैंसिल हो गई थी। तो मैं इसलिए लिंक कर रहा हूं कि कोई भी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है उसका मतलब ये तो नहीं होता कि या वॉकआउट कर दें या मुजाहरे शुरू कर दें। तो हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, ग्रेसफुल वो करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। अभी कल मैंने एक डॉक्यूमेंट्री अपलोड की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को तेजास के ऊपर। मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इंडियन एक एयर मार्शल ने कमेंट में मुझे भेजा है कि आप कितनी सेंसिबल बात कर रहे हैं, हम दिल करता है आप सुने बात, क्योंकि आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को, तेजस को भी, और खासतौर पर मरने वाले पायलट और उनकी फैमिली से आप अफसोस कर रहे हैं। हमारा ये जेस्चर है, यानी हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बावजूद अपना वकार या ग्रेस नहीं छोड़ते। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि आप इतने छोटे आप लेवल पर बिहेव करते हैं कि इतने बड़ा डेलीगेशन होके लेकिन आप वॉकआउट कर जाते हैं या एब्सेंस करते हैं आखिरी वक्त पर। वेरी अनयूजुअल और इंटरनेशनल एथिक्स के खिलाफ है। लेकिन आखिरी लफ्ज़ ये है, हमें मॉरल विक्ट्री वैसे ही मिलती है। देखिए जो अपीयर नहीं होता ना, उसका बहुत बड़ा सेटबैक होता है। एक डिक्लाइन करना टाइम पे और चीज होती है, लेकिन आखिरी वक्त बैकआउट करना एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, और हर एक को पता चलता है कि कौन लॉजिकल था और कौन इलॉजिकल था, जिसकी वजह से वो। ठीक है खालिद चिश्ती साहब, लेकिन उन्होंने भी, इंडियंस ने भी सोचा होगा कि हर बार हमें मुंह की खाना पड़ती है। आप जंग के मैदान में देख लें, फिर आप तेजास वाला दुबई इंसिडेंट देख लें, और अब अगर यहाँ ऑक्सफोर्ड के अंदर भी इंसल्टिंग हो जाता कि अगर उन्हें अपना बयानिया पेश करने का मौका ही ना मिलता, वो अपना नैरेटिव ही सेल ना कर पाते। आप देखिए, अगर मैं डिबेट हॉल की बात करूं तो वहां पर पाकिस्तान को 106 जबकि भारत को सिर्फ 50 वोट मिले। मसूद अहमद साहब, आप मुझे ये बताएं, बनियानुम मरसूस के बाद ये जो आप रवैया देख रहे हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर, जो हजीमत आप देख रहे हैं भारतीय नेशनल्स के अंदर, तो ये तो एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तानी मौक़िफ़ की। और अगर मैं सिर्फ उस टाइटल की बात करूं जिस पर ये डिबेट इनिशिएट की गई थी, रखी गई थी, तो भारत तो खुद बैक ऑफ कर गया एक बार फिर से अपने बयानिए पर, यानी वो बयानिया भी भारत के अपने ही तरह खोखला है। मसूद साहब। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही देखें, बिल्कुल ऐसा ही था। और जिस तरीके से बयानिया था, सिक्योरिटी को फोकस करना और उसके बाद वो पब्लिक को फोकस करना, उनके जज्बात को उभारना एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी को इशू बना के, और फिर इसके बाद इलेक्शंस में वोट लेना अच्छे, और फिर इस तरीके से जो कार्रवाइयाँ और जो इनके रूटीन में करते रहते हैं। लेकिन ये है देखें कि इस डिबेट से इसलिए वो बैक ऑफ कर गए क्योंकि
उनको खतरा पैदा हो गया था कि तवातर के साथ उनकी एम्बेरसमेंट हो रही है, और जिस पीछे हुई अभी जहाज भी गिर गया उससे भी एक उनका मसला हुआ, तो उनको एक पॉलिटिकल पैनिक क्रिएट हुआ उनके सफों में। देयरफॉर दे डिसाइडेड नॉट टू सेंड दैट इम्पोर्टेंट जो डेलीगेशन जो आ रहा था, जो स्पीकर्स आ रहे थे। और इसके बाद उनको ये भी खौफ पैदा हुआ कि इस डिस्कशन में स्क्रूटिनी होगी, ग्राउंड रियलिटीज वो अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी रोबस्ट किस्म की डिस्कशंस होती हैं, फ्री स्पीच होती है। तो उन्होंने रियलाइज कर लिया कि अभी वो कहेंगे वी डिफीटेड इंडिया पॉलिटिकली, मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली, वो कहेंगे अभी डिबेट में भी उन्होंने जाके उस पर जीरो कर दिया। सो वो वाले फैक्टर्स थे। और फिर आप देखें कि हमारे जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो पढ़ रहे थे, वो प्रिवेल कर गए और उन्होंने कंटेस्ट किया, 2/3 मेजॉरिटी से वो निकल गए। सो मेरे ख्याल में कि अभी आप कह सकती हैं कि ये एक एम्बेरसमेंट है येट अनदर फॉर द इंडियंस। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर आके फ्रंट पे आके वो फेस करते। और बेसिकली थीम भी देखी, जो मोशन थी, और बेसिकली वो ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। और इस पे एक बड़ा क्वेश्चन था ना इंडिया के लिए कि आप जिस तरीके से पॉपुलिस्ट या लोगों के जज्बात से खेलते हैं और उसको फिर नाम देते हैं सिक्योरिटी में, तो उसमें फिर आगे फंस गए। ठीक है, हुआ क्या था वो शहजाद हुसैन भट्ट साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे मेरा ख्याल है। देखिए मुनीज़, बात यह है कि आला सतह के मुकर्रीन जिनके आपने अभी नाम लिए हैं, जनरल नरवाने है, डॉक्टर स्वामी है, सचिन पायलट है, मतलब ये टॉप लेवल के बंदे, मैं समझता हूँ उन्होंने सही किया को जो भाग गए मौके से आकर, क्योंकि उनको बहुत जिल्लत मिलनी थी, समझदार आदमी थे, उन्होंने ठीक किया, शाबाश देनी चाहिए उनको। लेकिन उसके बाद भारत वो कहता है कि नानी ने ब्याह किया, बुरा किया, करके छड़ देता, होर बुरा किया। और यार 3 आला ओहदेदार भाग गए हो, आला मुकर्रिन भाग गए हो, साबिक आर्मी चीफ भी चल ओ भाग गए हो, अब दूसरे बच्चों को तो ना भेजो, जो बच्चों को भेज दिया उनके साथ क्या हुआ। मैं पूरी कौम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ जो ऑक्सफोर्ड में जेर तलीम पाकिस्तानी तलबा है, मूसा हराज है, इसरार खान काकड़ है और अहमद नवाज खान है। इन तीनों ने वो लतरौल की है, भारतीय सेकंड जो बंदे आए हैं कि उनको फिर, हालांकि याद रहे कि ऑक्सफोर्ड यूनियन में भारतीय अरकान की तादाद मुनी से ज्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो कंसेंसस आया, और इसमें सिर्फ बात यह थी जो मुबाहिसे में करारदाद जिस पर मुनक्कद हुआ था कि भारत की पाकिस्तान पॉलिसी दरअसल अवामी जज्बात भड़काने की हिकमत अमली है, जिसे सिक्योरिटी पॉलिसी के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब इस पर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियों के पास इतने दलाइल है, इतने कमेंट हैं कि भारतीयों के पास नहीं थे। और मैं अफसोस के साथ कह रहा हूं कि फौजी महाज हो, सफारती महाज हो, और इक्को रह गए सी इनके जो जर्नलिस्ट है झूठ बोलने के वो माहिर थे, और जो इनके बंदे थे वो करारदाद ऐसी लाते थे जो कि झूठ का एक मंबा होती थी। अब उनके पास वो तीसरी चीज़ भी नहीं रही, तो सिर्फ मुनीज़ अफसोस, साथ अफसोस। अच्छा, लेकिन इनके पास अच्छे स्पीकर्स भी मौजूद हैं। शशि थरूर को देख लें, इन्हें उनको मौका देना चाहिए कि एटलीस्ट आएँ और अपना मौक़िफ़ पेश करें, या फिर वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब के ऊपर बैठकर भारतीय बयानियाँ बेच रहे होते हैं। मुझे तो अब नाम भी याद नहीं है, कोई इनके भी कोई फौजी रिटायर हैं, खैर जो इनके आर्मी चीफ रिटायर ने हरकत की है, अगर उन्होंने भी आकर ये करनी है तो फिर तो ना ही आते तो बेहतर था। लेकिन खालिद चिश्ती साहब, आप मुझे बताएं, वो जो मौजू है कि इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान is a popular strategy sold as security policy, तो अगर ये अपनी जो पाकिस्तान के अगेंस्ट इनकी पॉपुलिस्ट स्ट्रैटेजी है, अगर ये इसको अपना डिफेंस पॉलिसी बनाकर बैठ जाएंगे, तो क्या आपको लगता है ये अपना नैरेटिव सेल कर पाएंगे? मुनीज़े, मैं एक और चीज़ से लिंक करता हूँ इसको, जो आप कह रही हैं, ऑलमोस्ट यही टॉपिक को रिलेट करते हैं। देखिए, इंडिया में भी बिहार में इलेक्शन हुआ, बिहार बहुत बड़ा सूबा है, उनका तकरीबन 13 करोड़ उसकी पॉपुलेशन है और 7 करोड़ वोटर थे उनके, और ये तकरीबन हिंदुस्तान का समझे 10% बनता है। और ये इतना बड़ा सूबा है कि इसका एक डोमिनो इफेक्ट बड़ा होता है। डोमिनो इफेक्ट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वो बचपन में एक ईंटें लाइन में रखते थे, एक ईंट को गिराएं तो वो सारी गिर जाती थी। इनको ये था कि अगर यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया बिहार में कि नेगेटिव हम हार गए तो पूरे हिंदुस्तान में हार जाएंगे। जो यूनिक बात है, जो बिल्कुल डिफरेंट है पाकिस्तान से, वो ये है कि जब भी इंडिया में इलेक्शन हो और पाकिस्तान में कंपेयर करें, पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है, हम अपने मसलों में, पॉलिटिशियंस हमें कहते हैं, वादे करते हैं, सच्चे करते हैं, झूठे, वो तो एक लेदर डिबेट है। हम गवर्नेंस पे बात करते हैं, हम लोगों की सिविक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, जॉब्स की बात करते हैं।
इंडिया में नंबर 1 स्लोगन होता है एंटी पाकिस्तान। और ये हैरानकुन बात यह है कि आपकी चौथे या 5वें नंबर की आपकी मसल्ह अफवाज है पूरी दुनिया में, आपकी इकॉनमी पाकिस्तान से पता नहीं कितने गुना बड़ी है, आपकी पॉपुलेशन कोई 6-7 गुना बड़ी है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ, इतनी अच्छी इकॉनमी के साथ, इतना बड़ा रकबा होने के बावजूद आपको ये इनसिक्योरिटी है कि शेर आया या शेर आ जाएगा, जैसे बचपन में हमें डराया जाता था। तो ये स्लोगन बिकता है। अब आते हैं उसी पॉलिसी की तरफ। होता यह है कि लीडरशिप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि लोगों के अंदर हिजान खेजी की बजाय रियलिज्म दिखाए, एक होप दिखाए, एक पॉजिटिविटी दिखाए। अगर लीडर ने ये करना है कि खौफजदा करके, इनसिक्योरिटी पैदा करके, तो वो जो हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलिस्ट मूवमेंट को एक नेशनल स्ट्रैटेजी या डिफेंस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट करने का होता ही तब है कि जो आपको लगता है कि ये बिकता है, यानी ये नैरेटिव लोगों के जहनों में बड़े आराम से उतर जाएगा, लोग मेरी बात बेहतर समझ जाएंगे, मुझे हिंदुस्तान का सरा समझेंगे। वो मैं अभी तक आगे बढ़ ही नहीं पाई। आप वो कह रहे थे ना शेर आया, तो फिर जब शेर आया तो फिर होया की? वो मेरा ख्याल है आप इतनी दफा प्रोग्राम कर चुकी हैं तो अब लोग भी शेर आया ते 5 त्यारे डिग पे, तुसी पीछे रह गए हो 5 नहीं से। वो अब पीछे रह गए, ट्रम्प आगे निकल गया। ठीक है, ट्रम्प आगे निकल गया है, लेकिन इस किस्म के जो बयानात सामने आ रहे हैं ना भारत की जानिब से, वो काफी एब्सर्ड लगते हैं। मैं चाहती हूँ मसूद साहब, आपने भी वो हालिया बयान सुना होगा राजनाथ सिंह का। वो कहते हैं कि हम सिंध को हथिया लेंगे। मतलब एक के बाद एक इतनी बुरी शिकस्त से दोचार होता है भारत, और उसके बाद भी इतने बड़े बड़े दावे करता है। ये कैसे हो सकता है? अगर इसी तरह का क्लेम होता तो मेरे ख्याल में तो 1000 साल तो मुसलमानों ने हुकूमत की है। फिर हम तो वो गौरी को भी सल्तनत गुलामा वाले भी लाए, खिलजी उसको भी ढूंढ के ले आए, और इसके बाद तगलुक्स को भी देखें जिन्होंने वहां पे रूल किया है। फिर इसके बाद ये मुगलों ने रूल किया, देखें 1526 से लेके 1857 तक मुगल रहे। सो आज जो इंडिया में कुछ है, हेरिटेज जो है, उनकी जो आर्किटेक्चर है, उनकी शिप बिल्डिंग है, जो पोट्री है, म्यूजिक है, टूरिज्म है, सो ऑल बिकॉज ऑफ मुस्लिम्स। सो मुसलमान तो देखे 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया था, और वो बताते ये हैं कि जब मुगल्स आए तो उस वक्त तक 500 साल तक मुसलमानों की हुकूमत इंडिया में हो चुकी थी। 800 साल वो सिंध में हुकूमत कर चुके थे। सो मुसलमानों की बहुत असल में तकलीफ भी यहीं पे है इनको। वो उस बात का दुख है कि मुसलमान दे हैव ए ग्लोरियस पास्ट, दे हैव बीन रूलिंग सब कॉन्टिनेंट काफी अर्से तक है। तो मेरे ख्याल में अभी खैर रेटरिक से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से यहाँ से रिस्पांस किया है, सिंध असेंबली ने भी इसका जवाब दिया है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी दिया है। और देखें से इररिस्पांसिबल किस्म के स्टेटमेंट है। एक मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी ये चीजें कन्वे होनी चाहिए कि जिस तरीके से वो ये रेटरिक्स कर रहे हैं। ठीक है, हम तवक्को भी किससे रख रहे हैं? भारत से, जिनसे कोई तवक्को रखी नहीं जा सकती।